हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये जो है पार्ट 4 है वन लाइनर का, जो कि मैं एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैंने ठान लिया कि अब इस सीरीज को ख़त्म कर ही कर रहा हूँ। जो भी मैं ये मेरे पास है मटेरियल मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू पोस्ट गए असिस्टेंट इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में, उसी का मैंने ये वन लाइनर के फॉर्म में आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ जो हार्ड है वो आप रिकॉल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आप एग्जाम में आने से पहले नहीं देख सकते, लेकिन ये जो है वही सारी चीज़ जनरली आते हैं जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर जिस क्वेश्चन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेस्ट विड्थ ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम। अब बेस्ट विड्थ अगर पूछेगा एलिमेंट्री प्रोफाइल जो था ग्रेविटी डैम का, तो क्या क्या हो जाएगा, तो बेस्ट विड्थ हो जाएगा एच बाई में रूट जी माइनस से, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए। बी इक्वल बेस्ट विड्थ क्या हुआ, एच बाई में रूट जी माइनस से, तो ठीक है। एच जो होता है हाइट होता है, जो एलिमेंट्री प्रोफाइल जो था डैम का उसका हाइट हो गया, ठीक है। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। सी जो होता है अपलिफ्ट प्रेशर होता है, ठीक है। अगर सी अगर बोले नहीं दिया हुआ तो जीरो मान लीजिए, नेगलेक्ट करने के लिए बोले तब भी जीरो मान लेना आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि अपलिफ्ट प्रेशर को नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा गया था, जो कि बेस विड्थ का एच बाई में रूट जी दिया हुआ था, वही क्वेश्चन पूछा हुआ था, न्यूमेरिकल भी नहीं था, वो डायरेक्ट फार्मूला ही था। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन इम्पोर्टेंट हाइड्रोलिक फेलवर ऑफ एन अर्थ डैम इज, इम्पोर्टेंट हाइड्रोलिक फेलवर जो होता है डैम का क्या होता है, ओवर टॉपिंग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन कौन सा हाइड्रोलिक फेलवर जो होता है डैम में इम्पोर्टेंट, ओवर टॉपिंग होता है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम में पूछा हुआ ओवर टॉपिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ और दो होते हैं, स्लाइडिंग और क्रशिंग, ऑल्सो कंसीडर करते हैं हाइड्रोलिक फेलवर जो होता है अर्थ डैम का इसमें, ठीक है। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ओवर टॉपिंग में फेल होने के चांसेस है स्लाइडिंग क्रशिंग ओवर टॉपिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, तो ये रेशियो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैनाल आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है आपको ध्यान रखना रेशियो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में रेशियो नहीं डायरेक्ट दिया रहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैनाल आउटलेट टू ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल, ठीक है। रेशियो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या लिखना है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है रेशियो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, ठीक है। और ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा डी क्यू बाई में क्यू डिवाइड में डी क्यू बाई में क्यू, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड डिवाइडेड पिक लोड इनटू 100, ठीक है। तो लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड को डिवाइड करेंगे पिक लोड से, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो एवरेज लोड फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड डिवाइडेड पिक लोड। अब प्लांट फैक्टर क्या हो जाएगा, तो ये भी होता है एवरेज लोड से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड से पिक लोड, और प्लांट फैक्टर होता है एवरेज लोड से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एग्जाम में दोनों पूछेंगे, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इंस्टॉल्ड और सभी वैल्यू डायरेक्ट दिए होंगे, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको कैसे निकालना है, देखिए। तो मान लीजिए थ्री टर्बाइंस है, ईच ऑफ कैपेसिटी 10,000 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, 3 को मल्टीप्लाई करें 10,000 से तो कितना है 30,000 किलोवाट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में वैसे आपको सॉल्व करके वैल्यू बस पुट कर देना है, ठीक है। तो जहाँ कन्फ्यूजन था मैंने ये लिख दिया है नोट में, ठीक है। तो आपको समझ सकते हैं कैसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकालना है, किस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब फॉर्मूला तो मस्ट आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। इन डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल फॉर कंप्यूटिंग मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, कैनेडी यूज्ड कटर्स फार्मूला, ठीक है।
जो हम एलुवियल चैनल को डिजाइन करते हैं तो क्या कंप्यूट करते हैं, कटर फॉर्मूला से मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो कैनेडी यूज किया था कौन सा फॉर्मूला, कटर्स फार्मूला यूज किया था, ठीक है। डिजाइन पीरियड फॉर वाटर कन्वेइंग मेंस, वाटर कन्वेइंग मेंस का जो डिजाइन पीरियड होता है 30 ईयर्स होता है। डिजाइन पीरियड फॉर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्स, ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर का डिजाइन पीरियड कितना था, 15 साल होता है, ठीक है। और कन्वेइंग मेंस, मेंस का जो है 30 साल होता है, ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर का 15 साल होता है डिजाइन पीरियड, कन्वेइंग मेंस का 30 साल होता है। स्लोस एंड फिल्टर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो स्लोस एंड फिल्टर में क्या होता है, फाइनल सेंड होता है। क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इफिशियंसी जो था स्लोस एंड फिल्टर का, रैपिड सेंड फिल्टर ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा क्यों होता है इफिशियंसी, क्योंकि फाइनल सेंड यूज करते हैं, बट रैपिड सेंड फिल्टर में हम कोर्सर सेंड यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यह है कि इसका फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है स्लो सेंड फिल्टर का, और रैपिड सेंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है, जो कि आजकल हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन स्लो सेंड फिल्टर हम लोग विलेज में, रूरल एरिया में यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ डिमांड कम है। लेकिन अगर इफिशियंसी की बात अगर बैक्टीरिया रिमूवल की बात हो तो वहाँ 99% बैक्टीरिया को रिमूव करा स्लो सेंड फिल्टर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया, तो आपको ध्यान रखना है। द मिनिमम डायमीटर फॉर पब्लिक सेवर इन हिली एरियाज वेयर स्टीप स्लोप्स आर प्रिवेलेंट इज 100 mm, ठीक है। तो मिनिमम डायमीटर जो होता है पब्लिक सेवर के लिए हिली एरिया में कितना होता है, 100 mm होता है। वेयर स्टीपर स्लोप्स आर प्रिवेलेंट इज 100 mm। इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल्स फ्रॉम पेट्रोल इंजन, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन जो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, CO। कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। तो आपको ध्यान रखना, क्या इनकम्प्लीट बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, और कंप्लीट कंबशन अगर बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दोनों एक ही जगह मैंने लिख दिया। डिजाइन पीरियड फॉर स्लो सेंड फिल्टर कितना होता है, स्लो सेंड फिल्टर का डिजाइन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो स्लो सेंड फिल्टर का जो डिजाइन पीरियड होता है 10 साल होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है वो। गुज नेक क्या होता है, ठीक है। तो गुज नेक का अलग इक्वल लेके दिया, तो दोनों एग्जाम पूछे हुए। तो देखिए स्मॉल कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप होता है, देखिए तो स्मॉल कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप होता है। कनेक्शन बिटवीन फेरोल एंड सर्विस पाइप, ठीक है। फेरोल और सर्विस पाइप के बीच में कनेक्शन होता है, उसको गुज नेक कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अवॉइड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। तो ये एग्जाम में 3rd पॉइंट पूछा हुआ है। गुज नेक क्या होता है, गुज नेक का क्या मेन पर्पज है, टू अवॉइड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। टेम्परेचर और वाइब्रेशन के कारण जो भी स्ट्रेस जनरेट होता है उसको अवॉइड करता है गुज नेक, ठीक है। तो आपको तीनों पॉइंट याद होना चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लूस वाल्व यूज्ड फॉर डिवाटरिंग द पाइपलाइन, ठीक है। जहाँ डिवाटरिंग का नाम है तो स्कॉर वाल्व आपको टिक करने हैं, ठीक है। जहाँ पानी को निकाला जा रहा है, मतलब डिवाटरिंग कर रहा है पाइप से स्लूस वाल्व में, तो स्कॉर वाल्व यूज करते हैं। द गैसेस पोल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय कंबशन इंसिनरेशन, ठीक है। द गैसेस पोल्यूटेंट जैसे होता है हाइड्रोकार्बन हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसको कहाँ कंट्रोल करते हैं इफेक्टिवली, तो कंबशन में और इंसिनरेशन में कंट्रोल करते हैं। हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल करते हैं कंबशन में और इंसिनरेशन में। नॉइज लिमिट फॉर साइलेंस जोन इन डे टाइम, तो नॉइज लिमिट जो होता है साइलेंस जोन में इन डे टाइम में कितना होता है, दिन में 50 डेसिबल होता है, ठीक है। नॉइज लिमिट साइलेंस जोन में डे टाइम में 50 डेसिबल होता है। द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया दैट नीड टू बी प्लेस्ड ओवर एन एक्सपेंसिव सॉइल टू प्रिवेंट वैल्यू इंक्रीज इज नोन एज स्वेलिंग प्रेशर। द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया दैट नीड टू बी प्लेस्ड ओवर एन एक्सपेंसिव सॉइल टू प्रिवेंट वैल्यू इंक्रीज है, ठीक है। जो एक्सपेंसिव सॉइल के ऊपर जो भी हम लोड लगाते हैं जिससे कि ये इसका वैल्यू जो होता है बढ़े नहीं, उसको क्या कहते हैं, स्वेलिंग प्रेशर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये। द डायमीटर ऑफ इनलार्ज्ड बोर्स, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ इनलार्ज्ड बोर्स फॉर अंडररिन पाइल्स यूज्ड टू एक्सपेंसिव सॉइल इज, तो डायमीटर जो होता है इनलार्ज्ड बोर्स का कितना होता है, तो 2 से 3 टाइम्स होता है पाइल शाफ्ट डाया का, ठीक है। इनलार्ज्ड अंडररिम्ड पाइल जो कहाँ यूज हुआ, एक्सपेंसिव
जहाँ सॉइल होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो लार्ज हेड जो होता है 2 से 3 टाइम ज़्यादा होता है पाइल शाफ्ट डाया से, तो आपको ध्यान रखना है डाया इसका। और स्पेसिंग जो होता है 1.5 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। जो इनलार्ज जो होता है नदीन पाइल का जो इनलार्ज बल्क हेड होता है उसका स्पेसिंग 1.5 टाइम्स होना चाहिए। द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए लाइन ए वी दिया है +78 एंड -45.1 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लैटिट्यूड इतना दिया हुआ है, कोई ए बी लाइन है, ठीक है, इसका लैटिट्यूड 78 है, डिपार्चर -45.1 दिया हुआ है। तो होल सर्कल बेयरिंग लाइन ए बी का पूछ रहा है। तो देखिए फिगर के थ्रू बहुत अच्छे से नेट क्लियर मैंने समझा दिया कि कैसे आप ये नमिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको कि देखिए बोला है क्या ए बी लाइन है, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि प्लस लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, तो लैटिट्यूड तो होता है नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है। डिपार्चर तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कि ईस्ट से वेस्ट होता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड कितना है 78 है, तो पॉजिटिव है तो टॉप पे जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होता है बॉटम जाता है, ठीक है, तो ऊपर गया, ठीक है। और नेगेटिव डिपार्चर ईस्ट से वेस्ट होगा, तो नेगेटिव है तो इस साइड आएगा फॉर -45, ठीक है। अब पॉजिटिव होता है इस साइड आता है। तो वही फिगर के थ्रू एकदम समझाया हुआ है। देखिए ये डिपार्चर है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइन को कनेक्ट करेगा इसी को हम ए बी बोल देंगे, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है ए बी, ठीक है। अब होल सर्कल बेयरिंग कहाँ से लेते हैं, नॉर्थ से लेंगे। नॉर्थ से जहाँ तक ये एंगल जो हमने मेजर किया वो एंगल को मेजर करना है, ठीक है। तो ये तो 270 हो गए, ठीक है। 270 और थीटा हम निकाल लेंगे कैसे, तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, p/b होता है फर्स्ट बाय में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना 78 और बेस है -45.1, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 270 60 जो दिएगा तो कितना है 330 आ गए। होल सर्कल ईजी है, ये नंबरिकल पूछा हुआ है जो कि इजी है। अगर बना दीजिए तो आपको फ्री में नंबर वो मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट मोस्टली गलती करके आते हैं। चलिए नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर, कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। टू प्लेन मिरर्स बोले 45 डिग्री, ठीक है। अगर मिरर नहीं है तो वहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होता है G-1 डिवाइड में 1 + c, ठीक है। क्रिटिकल ग्रेडियंट जो होता है 1 के लगभग बराबर होता है, ठीक है जनरली। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना हो तो क्या होता है, क्रिटिकल रेशियो होता है क्रिटिकल ग्रेडियंट से एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। तो आप एग्जिट ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्रिटिकल ग्रेडियंट का फॉर्मूला G-1 डिवाइड में 1 + e हो गया, लेकिन यहाँ एग्जिट ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे तो h/d होता है। तो h क्या होता है अपवर्ड हेड ड्यू टू सीपेज वाटर, तो अपवर्ड हेड जो होता है ड्यू टू सीपेज वाटर के कारण होता है ये h हो गया। और d जो होता है डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर, डी जो हो गया डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर, तो h/d हो गया। तो वहाँ पुट करिएगा तो d का वैल्यू गेट फाइंड कर सकते हैं। तो वही एग्जाम में पूछा हुआ था। तो आपको ध्यान क्या करना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल रेशियो होता है क्रिटिकल ग्रेडियंट से एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। और एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना h/d होते हैं, ठीक है। h डिनोट क्या कर रहा है, जो अपवर्ड हेड हो गया ड्यू टू सीपेज वाटर का कारण है वो है, d जो है डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर है। बस आपका 1 मिनट में ये नंबरिकल सॉल्व हो जाएगा अगर ये पता हो तो। चलिए बोशनेक्स सॉल्यूशन देखिए, बोशनेक्स क्वेश्चन जो कहाँ यूज करता है। तो क्या होता है कंडीशन स्ट्रेस इन सॉइल ड्यू टू पॉइंट लोड, ठीक है। पॉइंट लोड के कारण निकालते हैं। अजम्पशन क्या है, सॉइल मीडियम इज सेमी इन्फिनाइट, ठीक है, नॉट इन्फिनाइट सेमी इन्फिनाइट होगा, यही एग्जाम में पूछा हुआ था सेमी इन्फिनाइट। तो अजम्पशन क्या था सेमी इन्फिनाइट होगा। इलास्टिक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक वो तो सबको पता, लेकिन सेमी इन्फिनाइट आपको ध्यान रखना है कि बोशनेक्स सॉल्यूशन में सेमी इन्फिनाइट होता है, इलास्टिक होता है, होमोजीनियस होता है, आइसोट्रोपिक होता है और ओबे करता है हुक्स लॉ है, ठीक है। फेल्यूर, ठीक है। फेल्यूर प्लेन इन डायरेक्ट शियर टेस्ट इज, फेल्यूर प्लेन जो होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में कैसा होता है तो हॉरिजॉन्टल होता है। तो फेल्यूर प्लेन जो होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में हॉरिजॉन्टल होगा। कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर टेस्ट क्या होता है μ/में 1 - μ, ठीक है। और भी बहुत फॉर्मूले हैं देखिए। एक्टिव
प्रेशर कोफिशिएंट एंड पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट का प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है, ठीक है। और एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट और पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, ठीक है। और एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड में 1 प्लस साइन फाइव हो गए, ठीक है। पैसिव प्रेशर का क्या हो गया फॉर्मूला, ये एक्टिव का हो गया, अब पैसिव का ये हो गया 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड में 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हाँ ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का एक और फॉर्मूला है के नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने सारे फॉर्मूले, कोई फॉर्मूले कहीं से भी आते ही हैं हर एक बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आपके लिए ले आऊँगा, टेंशन नहीं ले लीजिए, ये सीरीज को मैं पूरा करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस अगर प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और किस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं वन लाइनर के अलावा तो मैं जरूर बनाऊंगा, बीपीएससी एई हो या एसएससी जेई हो या जेपीएससी एई हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, गुड नाइट।